जीवन कभी कभी हमारे साथ चुपचाप चाले चलता है। काम और बच्चों के पालन पोषण में समर्पित इतने वर्षों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कदम धीमे हो गए हैं और अकेलापन, जो कभी मेरा विवेकशील साथी था, अब मेरे सीने में घर कर गया है। ऐसी ही स्थिति में मेरी सबसे बड़ी बेटी ने स्नेह या शायद दया से प्रेरित होकर मुझे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मैंने इस निमंत्रण को ऐसे स्वीकार किया जैसे कि मैं किसी जीवन रेखा को थामे हुए हूँ। मैं, जो अब अपना कोना नहीं बचा पाया था, जो एहसानों और यादों पर जीता था, उस इशारे में एक नई शुरुआत का अवसर देखा। वह जिस अपार्टमेंट में रहती थी वह छोना था, लेकिन कम से कम शुरुआत में तो मेरे लिए जगह थी। आगमन पर मेरा स्वागत गले लगाकर और स्नेह के वादे के साथ किया गया। मेरी बेटी ने मुझे अपने पति से एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ मिलवाया जिससे वातावरण में व्याप्त तनाव को छिपाने की कोशिश की गई। उसने मेरी ओर दूर की निगाहों से देखा, मानो वह किसी ऐसे निर्णय का भार माप रहा हो जो उसका नहीं था। उन्होंने मुझे ठंडे स्वर में अभिवादन किया और मुझसे एक भी शब्द कहे बिना अपने कमरे में चले गए। उस क्षण मुझे यह समझ में आ गया कि वहां मेरी उपस्थिति का समर्थन किया जाएगा, उसका जश्न नहीं मनाया जाएगा। फिर भी मैंने किसी को परेशान न करने की पूरी कोशिश की। मैंने रसोईघर संभाला, घर की सफाई की, कपड़ों की देखभाल की और सबसे बढ़कर अपना समय अपने पोते, जो एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का है, को समर्पित किया। उसके साथ समय कम क्रूर लगता था। हम कहानियां सुनाते थे, साथ मिलकर चित्र बनाते थे, खूब हंसते थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि प्रेम अभी भी सरल हो सकता है। लेकिन दामाद की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनकी खामोशियां मुखर हो गईं, उनकी निगाहें खंजर बन गईं। उन्होंने मुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, जानबूझकर गंदे बर्तन छोड़ दिए या मेरी पीठ पीछे आलोचना की, उससे स्पष्ट संदेश गया, मेरा स्वागत नहीं है। मेरी बेटी मेरे प्रति अपने प्यार और अपने पति के प्रति अपनी वफादारी के बीच उलझी हुई बदलने लगी। बातचीत कम हो गई, गले मिलना दुर्लभ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह संघर्ष से दूर भाग रही हो तथा ठंडे कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो। फिर एक सुबह मुझे एक हताश करने वाला फोन आया। उसे एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। मैं तेजी से धड़कते दिल के साथ अस्पताल की ओर भागा। मैंने उसे पहले कभी न देखी हुई तरह से नली में बंधा, अचल और नाजुक देखा। दुनिया मेरे पैरों तले ढह गई। इसके बाद के दिनों में मैंने ही हर चीज की जिम्मेदारी संभाली। वह अपने पोते, घर और अस्पताल आने जाने का ध्यान रखते थे। मेरा साला अनुपस्थित। वह काम और अपनी सीमाओं के बहाने गायब हो गया। मैं इसे जारी रखने के लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति बन गया था। समय के साथ मेरी बेटी में सुधार होने लगा। वह अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए घर चली गई। मैंने उसका स्वागत दुनिया भर के प्यार के साथ किया। मैंने उसे नहलाया, उसका खाना बनाया, उसकी पट्टियां बदली। वह बहुत कम सोता था, लेकिन यह जानकर कि वह जीवित है, वह शांति से सोता था। हालांकि जैसे ही वह अपनी कुछ गतिविधियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुई, चीजें फिर से बदलने लगीं। दामाद एक उद्धारकर्ता की तरह लौटा और जल्दी ही घर की कमान फिर से अपने हाथ में ले ली। इसके साथ ही उन्होंने अवमानना भी लाई। यह एक रविवार की बात है जब उसने किसी अजनबी को छोड़ने वाले की तरह ठंडेपन से मुझसे कहा, तुमने यहाँ अपनी भूमिका पहले ही पूरी कर ली है, अब किसी दूसरी जगह के बारे में सोचने का समय आ गया है। मेरी बेटी अवाक होकर दूसरी ओर देखने लगी। कमरे के कोने में बैठा पोता आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रहा था। मैंने अपनी कुछ चीजें इकट्ठी की और बची हुई गरिमा के साथ वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले मैंने अपने पोते को कसकर गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, कभी मत भूलो कि कठिन दिनों में किसने तुम्हारा साथ दिया। आज मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ जिसे मैं अपनी सेवानिवृत्ति लाभों से किराए पर लेता हूँ। दीवारें पतली है, फर्नीचर कम है, लेकिन यह मेरा है। यहाँ मुझे फिर से अपनी खुद की कंपनी मिली और आत्मनिर्भर बनना सीखा। कभी कभी फोन की घंटी बजती है और वह मेरा पोता होता है, जो अब बड़ा हो गया है, और वह मुझे स्कूल के बारे में या किसी नई खोज के बारे में बताने के लिए फोन करता है। इन क्षणों में दुनिया फिर से रोशन हो जाती है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन कहानियों के माध्यम से हम ऐसी अनेक महिलाओं की स्मृति को जीवित रखते हैं जो चुपचाप अपने कठोर हाथों और दृढ़ हृदय से दुनिया को सहारा देती है। उसने मेरी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा कि उसके बगल में खड़ी महिला अब उसकी साथी है।
उन्होंने घोषणा की, मानो कोई अपरिहार्य बात कह रहे हों, कि वह वही रहती है और वे घर अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करना सबसे तर्कसंगत बात है। उन्होंने कहा कि मटियास को इसकी आदत डालनी होगी, अब से वह महिला उसकी नई मान होगी। उसके शब्दों ने मुझ पर बवंडर की तरह प्रहार किया। मैं अवाक रह गया। मेरे पैर कांपने लगे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वह निराशा के ढोल की तरह मेरे सिर के अंदर गूंजने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था कि वह पागल है, कि वह घर लूसिया का है, कि उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं बस पलटा और धीरे धीरे सीढ़ियां नीचे उतरने लगा, मानो हर कदम एक खाई हो। मुझे डर था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। वह घर जो कभी इतना स्नेह रखता था, अब एक खोखला, ठंडा, निष्प्राण स्थान जैसा प्रतीत होता था। उस रात मटियास ने मुझसे धीमी आवाज में पूछा कि क्या हम घर जा सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, वहां अब बुरे लोग हैं। उसने मेरी ओर शून्य दृष्टि से देखा। मैंने उसके बालों को सहलाया और अपने अंदर बचे हुए प्यार और उम्मीद के साथ उससे वादा किया कि उसकी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी और जब वह वापस आ जाएगी तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और यह जाने बिना कि क्या यह संभव है, मुझे विश्वास करना पड़ा। कुछ दिनों बाद मुझे टॉमस का संदेश मिला। उन्होंने कहा कि मुझे उनके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए, मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा बिना अनुमति के घर में प्रवेश करने पर उन्होंने मुझे रिपोर्ट करने की धमकी दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह संदेश मुद्रित किया। मैंने इसे बचा लिया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तारीखें, भाषण, व्यवहार। मैंने निशान छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो पहले से ही महसूस कर रहा था कि लूसिया वापस आ जाएगी, और जब ऐसा हुआ तो टॉमस जो कुछ भी कर रहा था वह उसके खिलाफ गिना जाएगा। स्कूल में मटियास अधिक शांत और एकांत प्रिय हो गया। एक शिक्षक ने मुझे चिंतित होकर फोन किया। उन्होंने बताया कि लड़का 2 हिस्सों में बंटे घरों, रोते हुए लोगों और काले आसमान का चित्र बना रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाऊं। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने खुद को पढ़ने में डुबो लिया, ऐसे खेल बनाए जो उसे खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करें, और हर रात मैं ऐसी कहानियां बनाता था जिनमें अच्छे लोग हमेशा जीतते थे। सप्ताह बीत गए। लूसिया अभी भी कोमा में थी, लेकिन डॉक्टरों ने सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं नोटिस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में गतिविधि होती है, आपका शरीर कुछ उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। शायद, बस शायद, एक मौका था। मैं इस संभावना से ऐसे चिपका रहा जैसे कोई समुद्र की आखिरी दीवार से चिपका हो। और इस बीच, उस घर में जो कभी मेरी बेटी का था, टॉमस ऐसे रह रहा था जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। वह अपनी नई पत्नी के साथ बाहर घूमने जाता था, लूसिया के पैसों से उसे खरीदारी के लिए ले जाता था, उसकी कार चलाता था, उसके बिस्तर पर सोता था। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो जीवन ने उसे एक नई शुरुआत का उपहार दिया हो, मानो उसे अतीत को मिटाने की अनुमति मिल गई हो। वह नहीं जानता था, और मैं भी अब तक नहीं जानता था, कि जो उसे विजय जैसा लग रहा था वह उसके पतन की शुरुआत मात्र थी, क्योंकि लूसिया अभी भी सांस ले रही थी, और उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल में बिताए दिन एक जैसे ही थे, भारी और नीरस। मैं हमेशा नर्सों के कदमों की आवाज से जागती थी, उन्हीं ठंडे गलियारों से गुजरती थी, आईसीयू के सामने उसी धातु की कुर्सी पर बैठती थी। समय के साथ मुझे समय का पता ही नहीं चला। मेरी दुनिया उस कमरे तक सिमट गई थी जहां मेरी बेटी अंधेरे के खिलाफ खामोश लड़ाई लड़ रही थी। हर सुबह मैं उसके पास बैठता था। मैंने उससे बात की। कभी कभी वह चुपचाप अपनी पसंद की किताब के अंश पढ़ती थी। कभी कभी वह चुपचाप खड़ा रहता, उसका हाथ थामे, किसी संकेत की प्रतीक्षा में। एक इशारा, एक उत्तर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसकी पलकें धीरे धीरे हिलती हुई देखी है, या उसकी उंगलियां हल्की सी हिलती हुई देखी है। डॉक्टरों ने इन्हें रिफ्लेक्सेस कहा। मैंने इसे आशा कहा। इससे यह छोटी सी पुष्टि हुई कि वह अभी भी लड़ रही थी। मटियास ने स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन मुझे पता था कि उसमें कुछ बदलाव आ गया है। उनके चित्र उनके शब्दों से अधिक बोलते थे। उसने इतने सारे सवाल पूछना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी मां की अनुपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन इसे किसी नुकसान के रूप में नहीं। उसके लिए यह बस एक गहरी नींद थी। एक दिन वह जाग जाएगी, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।
मैं उस विश्वास को लुप्त नहीं होने दे सकता था। इसलिए जब भी हम अस्पताल से वापस आते, मैं संकेत करता। मैं कहता कि लूसिया ने अपनी उंगलियां हिलाई है, कि किसी नर्स ने फुसफुसाहट सुनी है, कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। वह चमकती आंखों से मेरी बात सुन रहा था, यह विश्वास करते हुए कि सुखद अंत निकट था। डॉक्टरों ने सतर्कतापूर्ण लहजा बनाए रखा। उन्होंने प्रेरित कोमा, संरक्षित रोग निदान, सीमित तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाएं जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मैंने सुना, मैं सर्वत, लेकिन अंदर केवल एक ही चीज मायने रखती थी, वह जीवित थी। जब तक उसकी छाती ऊपर नीचे होती रहेगी, जब तक उसका दिल धड़कता रहेगा, मैं इंतजार करता रहूंगा। एक दिन एक नर्स ने मुझसे कहा कि उसने मरीजों को महीनों बाद होश में आते देखा है और मुझे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। मैं उन शब्दों से रस्सियों की तरह चिपकी रही, जैसे खाई के बीच में फंसी हों। दूसरी ओर टॉमस अस्पताल से गायब हो गया। उसने फोन नहीं किया, उसने पूछा नहीं, वह वापस नहीं आया। और यद्यपि वह अनुपस्थित था, फिर भी उसका नाम फॉर्मों में दिखाई देता रहा। वह कानूनी पति था, निर्णय लेने का अधिकार उसके पास था। मैं जानता था कि वह क्या चाहता था, लूसिया को अयोग्य घोषित करना और सब कुछ स्वयं हड़प लेना। मैंने सोचा कि अगर वह नहीं जागी तो मैं उसे ऐसे मिटा दूंगी जैसे वह सिर्फ एक छाया हो। लेकिन वह मेरी बेटी को नहीं जानता था। मैं जानता था। मुझे पता था कि यह किस फाइबर से बना है। मैंने अपनी बेटी को हर रात काम से थके हुए घर आते देखा है, और फिर भी वह मटियास के साथ ऐसे खेलती है जैसे कि वह दुनिया में एकमात्र महत्वपूर्ण चीज हो। मैंने उसे चुपचाप रोते, आंसू पोंछते और फिर आगे बोलते देखा। वह हार नहीं मानती। यह शरद ऋतु की एक दोपहर थी, जब ठंडी हवा चल रही थी और पत्तियां फुटपाथ पर नाच रही थीं। तभी कुछ परिवर्तन हुआ। मैं हमेशा की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसने वह स्कार्फ पहना था जो मटियास ने उसके लिए चुना था। मैंने उसे अपनी छाती पर लिटाया और उसे खबर सुनाई कि लड़के ने अपनी उंगलियों का उपयोग किए बिना जोड़ना सीख लिया है, कि मैंने उसका पसंदीदा सूप तैयार किया है, कि घर को उसकी याद आती है। और फिर जब मैं बोल रहा था, मैंने देखा कि उसकी पलकें फरक रही थीं। सिर्फ एक बार नहीं, अनेक, अहीरे से, भिन्न प्रकार से। वे प्रतिबिंब नहीं थे, वे सचेत आंदोलन थे। मैंने नर्स को बुलाया। डॉक्टर आए, लाइटें आईं, परीक्षाएं हुईं। उन्होंने मुझे वहां से चले जाने को कहा। मैं दिल बैठाए बाहर इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि मैं बहुत थक जाने के कारण मतिभ्रम का शिकार हो रहा हूं। लेकिन कुछ समय बाद एक डॉक्टर मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा कि हाय, यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया थी, यह अभी भी शुरुआती चरण है, लेकिन यह वास्तविक था। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं रात में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहा था। काफी लंबे समय के बाद पहली बार मैं आशा से रोया। दर्द की नहीं, बल्कि राहत की। लूविया वापस आ रही थी, अभी भी कमजोर, लेकिन जीवित। उसके बाद के दिन अलग थे। उन्होंने शामक दवाओं की मात्रा कम कर दी और उन्हें उत्तेजित करना शुरू कर दिया। कुछ दिन प्रगति लेकर आए, तो कुछ दिन खामोशी लेकर आए। लेकिन प्रगति हुई। धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे। फिर जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी एक आंसू गिर पड़ी। यह संकेत था। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। वह वही फंस गई थी, वापस आने की कोशिश कर रही थी। मटियास ने एक विशेष चित्र बनाया था। हम तीनों एक विशाल सूर्य के नीचे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। हमने इसे बेडरूम की दीवार पर चिपका दिया। यह एक सहारा था, एक वादा था। इस बीच टॉमस ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ हो ही न रहा हो। उन्होंने आगंतुकों से मुलाकात की और मकान बेचने के बारे में बातचीत की। लेकिन उसका समय खत्म होता जा रहा था, क्योंकि लूसिया वापस आ रही थी। हर सांस के साथ, हर पलक झपकने के साथ, वह हमें बताती रही कि अभी अंत नहीं हुआ है। पहली बार जब उसने सचमुच अपनी आंखें खोली, तो वह फिल्मों जैसा नहीं था। वहाँ कोई स्वर्गीय चमक या मधुर संगीत नहीं था। वह धीमी और हिचकिचाती हुई थी, जैसे कोई बहुत दूर से लौट रहा हो। मैं मटियास के बारे में बात कर रहा था जब मैंने देखा कि उसकी पलकें प्रयास से ऊपर उठ रही थीं। आंखें खुलते ही वे यह समझने की कोशिश में इधर-उधर भटकने लगीं कि वे कहाँ हैं। मैं धीरे से उसके पास गया। मैंने धीरे से कहा। उसने कहा कि मैं, उसकी मां, हर दिन उसके साथ थी। उसने मुझे पूरी तरह पहचाने बिना ही मेरी ओर देखा,
जैसे कोई भ्रमित करने वाले सपने के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। नर्स आई, डॉक्टर आए, मूल्यांकन, परीक्षा, प्रोटोकॉल। उन्होंने मुझे वहां से चले जाने को कहा। मैंने इंतजार किया, और जब मैं वापस आया तो मैंने उसकी आंखों में थोड़ी अधिक जागरूकता देखी। उसने मुझे पहचान लिया। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने होंठ हिलाए। उसने मेरा हाथ छुआ, और उस स्पर्श से मुझे पता चला कि मेरी बेटी वापस आ गई है। भाषण धीरे धीरे आया, पहले बड़बड़ाना, फिर छोटे छोटे शब्द। डॉक्टर उसकी ताकत देखकर आश्चर्यचकित थे। मैं नहीं हूँ। मुझे हमेशा से आपके प्रतिरोध के बारे में पता था। जब वह वाक्य बनाने में सक्षम हो गया तो सबसे पहले वह मटियास के बारे में जानना चाहता था। उन्होंने कहा कि वह ठीक है और हर दिन उनसे बात करते हैं। वो रोई। मैंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह कांच की बनी हो। मैंने टॉमस के बारे में बात नहीं की, अभी तक नहीं। उसका शरीर ठीक हो रहा था, लेकिन उसके दिल को समय की जरूरत थी। उन्होंने फिजियोथेरेपी शुरू कर दी। पहले कदम कठिन थे, प्रत्येक गतिविधि दर्दनाक थी, लेकिन वह चलती रही। कभी हार मत मानो। मटियास को अभी भी नहीं पता था कि उसकी माँ जाग गई है। मैं सही समय का इंतजार करने लगा। जब वह अपने आप बैठने, खाने, बात करने में सक्षम हो गई, तो उसे पता चल गया कि अब समय आ गया है। एक धूप भरी सुबह, मैंने मटियास को वह शर्ट पहनाई जो लूसिया ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। उन्होंने कहा कि हम किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाएंगे। उसने नहीं पूछा। चुपचाप, ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानता हो। जब वह कमरे में दाखिल हुआ और अपनी मां को खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे देखा तो वह रुक गया। कुछ सेकंड तक वह निश्चल खड़ा रहा। फिर उसने अपनी बाहें खोली और वह उसकी ओर दौड़ा। वे एक दूसरे से ऐसे गले मिले जैसे कोई समय बीता ही न हो। वे दोनों एक साथ रोए, मैं भी। मुझे नहीं पता कि वह आलिंगन कितनी देर तक चला, लेकिन उस क्षण दुनिया ने दर्द देना बंद कर दिया। और उस दिन के बाद लूसिया और भी तेजी से बेहतर हो गई। अब वह केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं था। अब उसके पास एक उद्देश्य था। मटियास उसका कारण था, उसका सहारा था। वह प्रत्येक दिन जल्दी उठते थे और अपने व्यायाम को उस दृढ़ संकल्प के साथ करते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया था। मैं जल्द से जल्द अस्पताल से बाहर निकलना चाहता था। वह ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन उसकी आंखें शब्दों से ज्यादा बोलती थीं। वह अपने अंदर कुछ नया लेकर वापस आया, एक प्रकार का शांत रोष, एक स्पष्टता जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। 7 दिन बाद वह अपने आप चलने लगा। डॉक्टरों ने उनके जाने का समय निर्धारित कर दिया। हम बिना किसी को बताए, बिना किसी धूमधाम के अस्पताल से चले गए। न तो टॉमस, न ही उसके दोस्त, न ही परिचित। केवल हम 3 लोग बचे, मां, बेटी और पोता, वही लोग जिन्होंने सब कुछ बिखर जाने पर मिलकर प्रतिरोध किया था। उस रात हम सभी गेस्ट हाउस के उसी कमरे में सोए जहां मटियास और मैंने कई सप्ताह बिताए थे। यह किसी भी तरह से आरामदायक नहीं था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद, और इतना ही काफी था। अगली सुबह उसने मुझसे वकील नियुक्त करने में मदद मांगी। मैंने जवाब दिया कि मैंने पहले ही सब कुछ सहेज लिया है। टॉमस के संदेश, घरेलू कागजात, मेडिकल रिपोर्टें। उसने मेरी ओर उदास मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा कि उसने अपनी कब्र स्वयं खोद ली है, और अब वह ही उसे बंद करने जा रही है। और वहां, उसके जागने के बाद पहली बार, मैंने अपनी बेटी को सचमुच जीवित देखा, न केवल सांस लेती हुई, बल्कि सामना करने के लिए तैयार। मैं जानता था कि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लूसिया एक प्रकार से खामोश दांते बन गई। बाहर से शांत, मुझे पता था कि अंदर शुद्ध लावा था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बिना आराम किए सोचता रहता था। उन्होंने अवलोकन किया, गणना की, विवरण याद किया, जैसे कोई उस स्थान पर वापस लौटता है जहां से उसे निष्कासित किया गया था, लेकिन अब कानून उसके पक्ष में है। पहला कदम घर के सभी कागजात की समीक्षा करना था। सौभाग्यवश मैंने दस्तावेज की एक प्रति अपने पास रख ली थी। संपत्ति केवल उसके नाम पर थी। टॉमस ने एक पैसा भी योगदान नहीं दिया। उसने इसे अपनी बचत, वेतन और ऋण से खरीदा, जिसे चुकाने में मैंने भी मदद की। कभी भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जो किसी स्थिर संख्या या साया परिसंपत्तियों को पंजीकृत करता हो। कानूनी तौर पर
टॉमस का उस घर पर कोई अधिकार नहीं था। लूसिया ने सब कुछ दृढ़तापूर्वक पढ़ा। उन्होंने सारे कागजात एक फोल्डर में एकत्रित किए और मुझसे एक वकील से मिलने का समय तय करने को कहा। मैंने एक पेशेवर व्यक्ति की सिफारिश की जिसे मेरे पड़ोसी ने अलगाम की प्रक्रिया के दौरान काम पर रखा था। अगले दिन हम उसके कार्यालय में थे। वह एक शांत, वस्तुनिष्ठ व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जो आसानी से घबराते नहीं। उन्होंने प्रत्येक दस्तावेज को पढ़ा, सब कुछ सुना और अंत में उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया। उन्होंने एक वाक्य कहा जो आज भी गूंजता है, इस आदमी को लगा कि वह मर चुकी है। हम उसे कानूनी तरीके से और बिना किसी चेतावनी के वहां से निकाल देंगे। लूसिया नहीं रुकी। उन्होंने अस्पताल से सभी मेडिकल रिपोर्ट, कोमा का इतिहास, नर्सों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज और तारीखें मांगी तथा वह सब कुछ जो उनकी जबरन अनुपस्थिति को साबित कर सके। उन्होंने रसीदें, प्रतियां, रिपोर्टें, जो कुछ भी मैंने सहेज कर रखा था, सब इकट्ठा कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके पुराने कार्यस्थल पर देख रहे हो, केवल इतना ही कि अब मरीज ही उसका पूरा जीवन था। मटियास हल्का लग रहा था। माँ के वापस आने से उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। मैर बेहतर नींद लेने लगा और अधिक स्वाद से खाने लगा। उसने अपने पिता के बारे में बात नहीं की, उसने केवल खेल, स्कूल और घर लौटने की इच्छा के बारे में बात की। लूसिया ने बिना बीच में टोके ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। लेकिन जब भी डैडी का नाम लिया जाता, उसका जबड़ा कस जाता, उसकी सांसें बदल जातीं। ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द उसे उसके द्वारा किए गए हर काम को याद दिला रहा हो। एक दोपहर, जब मटियास गेस्ट हाउस के बिस्तर पर सो रहा था, उसने मुझसे सब कुछ बताने को कहा। बिना गोलमोल बात कहे, बिना लागल पेट के, मैंने शुरू से अंत तक सब कुछ कह दिया। कैसे टॉमस दुर्घटना के कुछ दिनों बाद एक अन्य महिला को घर ले गया। उसने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगी। कैसे उसने उस महिला को अपनी नई माँ के रूप में मटियास से मिलवाया। कैसे उसने तस्वीरें मिटा दीं। कैसे उसने दिखावा किया कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लूसिया चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी, मुट्ठियां भींचे हुए, कंधे तनावग्रस्त। जब मैंने बात खत्म की तो उसने मेरी तरफ देखा। वहां न आंसू थे, न क्रोध था, केवल दृढ़ता थी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें डर नहीं लगता। उसकी एकमात्र इच्छा यह थी कि जो कुछ उसका था, उसे वापस ले लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह फिर कभी उसके जीवन पर अधिकार न कर सके। वकील ने उसी दिन तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। अनुचित कब्जे की शिकायत भी दर्ज की गई। कानूनी तौर पर टॉमस वहां नहीं रह सकता था, लेकिन लूसिया और अधिक चाहती थी। मैं उसका सामना करना चाहता था। वह चाहती थी कि वह उसे देखे, उसे बताए कि वह न केवल जीवित है, बल्कि वापस भी आ गई है और अब वह प्रभारी है। हर कदम की योजना बनाई। उन्होंने एक न्यायालय अधिकारी से सहायता का अनुरोध किया। कागजात टॉमस को सौंप दिए गए और साथ ही परिसर खाली करने का आदेश भी दिया गया। अपनी वापसी के दिन लूसिया ने पुलिस एस्कॉर्ट की मांग की। हम जानते थे कि यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, यह एक व्यक्तिगत व्यवस्था होगी। नियत गुरुवार की सुबह आसमान साफ था। लूसिया साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन वह दृढ़ थी। मटियास को एक मित्र के घर पर मेरी देखभाल में छोड़ दिया गया। अभी उसके लिए समय नहीं आया था। हम पहुंचे। वाहन पहले से ही कोने पर इंतजार कर रहा था। अधिकारी भी। लूसिया दरवाजे की ओर ऐसे चली गई जैसे वह सर्जरी शुरू करने जा रही हो। यह मारा। कुछ नहीं। यह फिर से मारा गया। हमने पदचाप सुनी। दरवाजा खुल गया। टॉमस नींद में डूबा हुआ, पजामा पहने, बिखरे बालों के साथ दिखाई दिया। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जम गया। उसके पीछे एक स्त्री दिखाई दी, जो एक वस्त्र में लिपटी हुई थी और उसके हाथ में एक प्याला था। जब उसने लूसिया को देखा, तो वह भौंचक्का रह गया, फिर टॉमस की ओर मुड़ा और कुछ फुसफुसाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लूसिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और दृढ़ स्वर में घोषणा की, यह मेरा घर है। मैं कानून के दायरे में हूँ। उसने दस्तावेज दिखाए। अधिकारी ने बताया कि उसके पास संपत्ति छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है, अन्यथा उसे अदालत के आदेश से हटा दिया जाएगा। महिला ने कप गिरा दिया, उसके टुकड़े फर्श पर गिर गए। वह उस पर चिल्लाया। उसने कहा कि उसने झूठ बोला, उसने कहा कि घर उनका है, लूसिया मर चुकी है, सब कुछ उसका है। उसने उसे थप्पड़ मारा और अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चला गया।
थॉमस चुप रहा। उसने मेरी ओर देखना टाल दिया। लूसिया ने भी कुछ और नहीं कहा। वह अंदर आया। वह कमरे से ऐसे गुजरा जैसे बहुत दिनों के बाद सांस ले रहा हो। उसने मेज का किनारा छुआ और ऊपर चला गया। उसने अपने कपड़े एक छेले में पाए। माटियास के चित्र छुपे हुए थे, पालना टूटा हुआ था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन वह वही खड़ी थी और यही बात मायने रखती थी। वह नीचे आया, मेरी ओर देखा और बोला, और वो, कोई चिल्लाना नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई तमाशा नहीं। बस यह निश्चितता थी कि वह कहानी औत्म हो गई थी। उसी रात टॉमस चला गया, अकेला, अपने प्रेमी द्वारा त्यागा हुआ, बेघर, परिवार विहीन। और काफी लंबे समय के बाद पहली बार हमारा घर फिर से हमारा हो गया। घर लौटना हमारी अपेक्षा से अधिक कठिन था। डर के कारण नहीं, बल्कि उस पीड़ा के कारण जिसका वह प्रतिनिधित्व करती थी। दीवारें, हवा, कोने, हर चीज यादें समेटे हुए थी। जब हमने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और पाया कि वहां सन्नाटा है, तो हमें एक शून्य का एहसास हुआ। लूसिया बिना कुछ बोले प्रत्येक कमरे से गुजरती रही। मैं उसके पीछे पीछे चला, उसकी यादों के साथ उसके पल का सम्मान करते हुए। फटी हुई तस्वीरें, कपड़े, खिलौनों को कचरा समझा गया। टॉमस ने सब कुछ मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह अभी भी हमारा घर था। हमने अपने हाथों से ही सब कुछ साफ करने का निर्णय लिया। हर कोना, हर खुली खिड़की, हर धुली चादर। लूसिया ने उनके पत्र, गद्दे और तस्वीरें पिछवाड़े में जला दीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह ऐसे जल रहा था जैसे कोई साइकिल को सील कर रहा हो। मतियास अगले दिन लौट आया। हमने उसके कमरे को वैसा ही बनाया जैसा उसे याद था, बल्कि उससे भी बेहतर। चादरों पर ड्रैगन, व्यवस्थित पुस्तकें, बिस्तर पर छोटे छोटे जानवर। जब वह अंदर आया तो वह चुप हो गया, फिर वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। उसने कहा कि उसे तुम्हारी याद आती है, और उसने वादा किया, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वे काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। दरवाजे से मैंने देखा और महसूस किया कि आखिरकार कुछ तो हुआ है। पुनर्निर्माण के दिन आए। सिर्फ घर से ही नहीं, बल्कि हमसे भी। लूसिया ने फिर से खाना बनाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के साथ संपर्क स्थापित किया और थेरेपी शुरू कर दी। मटियास एक नई चमक के साथ स्कूल वॉर्डा। उसने शिक्षक को बताया कि उसकी माँ ठीक है और वे अब घर आ गए हैं। उनके चित्र बदल गए, जो पहले गहरे रंग के थे, अब रंगों से भरे हुए, पैर, सूरज और एक दूसरे का हाथ थामे हुए 3 लोग। एक सप्ताहांत, हम तीनों, 3 पीढ़ियां, पुराने पार्क में टहलने के लिए निकले। हम धीरे धीरे चले। मटियास भाग गया। लूसिया घास पर बैठ गई, अपने जूते उतारे और गहरी सांस ली। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने टॉमस को माफ नहीं किया है, उसने एक सीमा पार कर दी है। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह अब उससे नफरत नहीं करती, वह उस व्यक्ति पर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करने वाली जिसने उसे उस समय धोखा दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे गर्व महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा गरिमा के साथ किया। कुछ दिनों बाद टॉमस ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक संदेश भेजकर बातचीत करने, माफी मांगने और यह कहते हुए कि उनसे गलती हो गई, बात करने को कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फोन करने की कोशिश की, कुछ नहीं। उसने मुझे पत्र लिखकर मटियास से मिलने में मदद करने का अनुरोध किया, लेकिन वह स्पष्ट थी, अब कोई संपर्क नहीं होगा। उन्होंने अपने वकील से निरोधक आदेश मांगा। डर से नहीं, बल्कि सीमाओं से बाहर। उसके साथ जो महिला थी वह गायब हो गई। उसे पता चला कि वह घर उसका नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, सब कुछ झूठ था, और उसे छोड़ दिया। मैंने सुना है कि टॉमस एक बोर्डिंग हाउस में रहने चला गया। उसकी नौकरी चली गई, दोस्त अलग हो गए। यह गिरावट शांत, किंतु पूर्ण थी। इस बीच लूसिया ने अपना जीवन पुनः शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटे क्लिनिक में अंशकालिक काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी दिनचर्या का अधिक ध्यान से पालन करने लगी, उसे अपने शरीर से अधिक प्रेम होने लगा तथा अपने बेटे के साथ उसका जुड़ाव भी बढ़ गया। वह स्वयं का एक सशक्त संस्करण बन गया, भोला नहीं, बल्कि स्वतंत्र। और मैं, एक माँ के रूप में, शांति से सोने लगी। न फोन कॉल का डर, न भारी मन, बस इस निश्चय के साथ कि मेरी बेटी वापस आ गई है। और नए पर्दों और गलियारों में हंसी के साथ, वह घर अंतर फिर से एक घर बन गया।
यह एक दूरवर्ती, धुंधले स्वप्न को पुनः जीने जैसा था। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब यह उसकी माँ, उसकी दादी, उसके घर, उसके स्कूल, उसके सहकर्मियों से बना था। हम उसे पार्क में ले जाते थे, ड्राइंग की कक्षाएं लेते थे और सप्ताहांत में सैर के लिए जाते थे। मैं फिर से हल्के से मुस्कुराया और अधिक शांति से सो गया। लूसिया ने उससे ईमानदारी से लेकिन विनम्रता से बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने गलत निर्णय लिया था और वे अब बेहतर दौर में थे। उसने ध्यानपूर्वक सुना और जितना बताया उससे कहीं अधिक समझा। उसने कोई शिकायत नहीं रखी, लेकिन उसने संपर्क पुनः शुरू करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। एक बार जब हम साथ साथ केंद्र से गुजर रहे थे तो हमने दूर से टॉमस को देखा। वह अकेला था, उसके हाथ में एक छैला था और वह धीरे धीरे चल रहा था। उसने हम पर ध्यान नहीं दिया। लूसिया ने चलना बंद कर दिया। मटियास को उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा। मैं चुप रहा और बस उसे हमारे रास्ते में आते देखता रहा। जैसे ही वह लोगों के बीच खो गई, लूसिया ने अपनी गति बढ़ा दी और बिना पीछे देखे कहा, यह पहली बार है जब मैंने उसे देखा है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुस्कान। उस वाक्य में वह समापन था जिसकी हमें तलाश थी। तलाक को अंतिम रूप दिए जाने और सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जीवन अंततः शांतिपूर्वक आगे बढ़ने लगा। लूसिया को एक निजी क्लिनिक में नौकरी मिल गई, जहां काम हल्का था। इससे उन्हें मटियास के साथ रहने का समय मिला। वह भी स्कूल वापस चली गई। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विषय में विशेषज्ञता पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उन्होंने कहा कि वह उन सभी महिलाओं के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझना चाहती है तथा इस अनुभव का उपयोग उन अन्य महिलाओं की मदद के लिए करना चाहती है जो दर्द या भय से पीड़ित है। मैंने उसका पुनर्जन्म देखा। मैंने अपनी बेटी को बढ़ते हुए और अपनी कल्पना से भी अधिक मजबूत बनते हुए देखा। वह अब सिर्फ एक जीवित बची हुई महिला नहीं थी। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य से एक नई कहानी गढ़ी। इसलिए नहीं कि किसी ने उसे बचाया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने लिए खड़े होने का निर्णय लिया, साहस के साथ, अपने हाथों से, इस दृढ़ निर्णय के साथ कि वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन पर शासन करने की अनुमति नहीं देगी। और मैं, एक माँ के रूप में, आपकी प्रत्येक लड़ाई की एक वफादार गवाह के रूप में, आपके साथ बने रहने के लिए केवल आपको धन्यवाद दे सकती हूँ। जब उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं वहां से नहीं गया, एक कायर के युद्ध पर विश्वास नहीं किया, यह भरोसा रखा कि मेरी बेटी जाग जाएगी और, सबसे बढ़कर, उस जागृति की प्रतीक्षा करने की शक्ति रखने के लिए। तलाक तो बस एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन साथ ही यह एक मील का पत्थर भी था। यह एक अंधकारमय चक्र के अंत, एक घाव के भरने तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद थॉमस बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगा। न घर, न परिवार, न दिशा। जो कुछ दोस्त बचे थे, वे भी समय के साथ अलग हो गए। कुछ लोग शर्म के कारण ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग केवल अरुचि के कारण ऐसा करते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहता जिसने अपना सबसे बुरा रूप तब प्रकट कर दिया जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। बेघर, बेरोजगार, अनुपस्थिति और अनुचित व्यवहार के कारण खोया हुआ, और यह पता चलने के बाद कि यह सब झूठ था, अपने प्रेमी द्वारा त्याग दिया गया, टॉमस वापस वही बन गया जो वह हमेशा से था। उन्होंने लौटने की कोशिश की, दोबारा प्रकट होने की, पहले तो गुप्त संदेशों के साथ। मैंने उन्हें देखा था। लूसिया ने इसे पढ़ा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनमें से एक में उसने कहा कि उससे गलती हो गई है, उसे इसका पछतावा है, वह मटियास से मिलना चाहता है। एक अन्य लंबे पत्र में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया तथा सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया था। यह उस बात को उचित ठहराने का प्रयास था जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कम से कम एक बार बातचीत करना चाहते हैं तथा दावा किया कि उन्हें एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। लूसिया चुप रही। ठंडे दिमाग से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है, एक माफी ही काफी है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से ठीक नहीं किया जा सकता। तब नहीं जब आप किसी कोमा में छोड़ देते हैं, तब नहीं जब आप किसी माँ को चीख कर और अपमानित करके घर से बाहर निकाल देते हैं, तब नहीं जब आप कायरता का रास्ता चुनते हैं। लूसिया को उसके कारणों को समझने की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, और यही काफी था। तभी टॉमस मेरी ओर मुड़ा। उसने फोन किया,
मैंने जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक ऑडियो भेजा। उनकी आवाज में पराजय और चालाकी का मिश्रण प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा कि लूसिया बहुत कठोर व्यवहार कर रही है, वह उन्हें अपने बेटे से मिलने से रोक रही है, वह भी पीड़ित है। मैंने अभी इसे हटा दिया है। मैंने उसे यर नहीं दिखाया। यर इसके लायक नहीं था। मैंने सीखा कि हर बात को नहीं सुनना चाहिए, कभी कभी मौन रहना ही एकमात्र सम्मानजनक प्रतिक्रिया होती है। एक दिन मटियास को दरवाजे के नीचे एक पत्र मिला। यह पिता का था। उसने कहा कि उसे उसकी याद आती है, उसे उसके साथ बिताए पल याद है, वह उससे प्यार करता है। मटियास ने चुपचाप उसे मुझे सौंप दिया। मैंने उसे चुपचाप पाया और पूछा कि क्या वह इसे रखना चाहता है। उसने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि उसकी मां उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन उसके पिता उसे अकेला छोड़ देते थे। यह कहानी खत्म करने का उनका तरीका था। जब मैंने लूसिया को बताया तो वह रोई नहीं। उसने बस मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उन्हें डर था कि मटियास को अपने पिता की अनुपस्थिति में कष्ट होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उसे अपने पिता की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अपने पिता की बनाई आदर्श छवि की याद आ रही थी। और समय के साथ वह छवि ध्वस्त हो गई। थॉमस के प्रयास कुछ सप्ताह तक जारी रहे, लेकिन फिर बंद हो गए। हमने फिर कभी उनसे कोई बात नहीं सुनी। हमें एक दूर के परिचित से पता चला कि वह स्थानांतरित हो गई है, छोटे मोटे काम कर रही है, तथा अतीत के बारे में बात करने से बचती है। शायद वह एक नई शुरुआत की तलाश में था। शायद वह फिर भी भाग जाएगा। लेकिन हमें अब कोई परवाह नहीं थी। हमारे घर में शांति लौट आई है। रात्रि भोजन शांतिपूर्ण होता था, तथा रविवार का दिन खेलों और फिल्मों से भरा होता था। मटियास इस नई सामान्य स्थिति में फला फूला। उसने दोस्त बनाए, अपने ग्रेड सुधारे, और फिर से बिना किसी डर के मुस्कुराने लगा। कभी कभी मैं चुपचाप उसे देखता और हमारे बीच हुई सभी घटनाओं के बारे में सोचता। कैसे एक छोटा सा बच्चा उस तूफान का सामना करने में कामयाब रहा जिसे कई वयस्क संभाल नहीं पाए। लूसिया को भी अपनी धुरी पुनः मिल गई। उसने फिर से अपने आप पर भरोसा किया। उन्होंने उन महिलाओं के लिए सहायता समूहों में बोलना शुरू किया जिन्होंने इसी तरह का दर्द अनुभव किया था। उन्होंने बिना किसी उत्पीड़न के साहस के साथ अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने कहा कि वे बहुत बुरे दौर से गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां नहीं रुकने का फैसला किया। उसने बचाए जाने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी ताकत से खुद को बचाया। वह, बेटा और मैं गर्व से भर गया। हमें गर्व है उस पर जो हमने बनाया, प्रतिरोध किया, अपने इतिहास को पुनः गढ़ा। मैंने कभी ऐसा अनुभव करने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा बुढ़ापा शांतिपूर्ण होगा, पोते पोतियां इधर उधर दौड़ते रहेंगे और दोपहरें लंबी होंगी। लेकिन जिंदगी ने हमारी परीक्षा ली और हमने मिलकर उसे पार कर लिया। टॉमस के बारे में हमें जो आखिरी खबर मिली थी, वह डाक से आई थी, लेकिन उस पर कोई पता नहीं था। एक साधारण लिफाफा, जिसमें कागज का केवल एक टुकड़ा था, मटियास द्वारा बनाया गया एक पुराना चित्र, जब वह लगभग 5 या 6 वर्ष का रहा होगा। यह पीला पड़ गया था, लेकिन बरकरार था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह बगीचे में स्थित 3 घरों को दर्शाता था। मुझे याद है कि यह रसोई में तब तक लटका रहा जब तक कि टॉमस ने इसे फाड़ नहीं दिया। लूसिया ने कुछ सेकंड तक चित्र को देखा, उसे सावधानी से मोड़ा और एक बक्से में रख दिया, जिसमें उसने पुरानी यादें संजोकर रखी थीं। उसने उसे मजबूती से बंद कर दिया। पुरानी यादों के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रहा है। उसके बाद से वह फिर कभी नहीं दिखे। उनकी अनुपस्थिति अब कोई खबर नहीं है। यह नई दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और इस तरह, बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी नाटक के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, टॉमस को हमारे इतिहास से मिटा दिया गया, जैसे कोई छाया प्रकाश पड़ने पर विलीन हो जाती है। इतने कष्ट के बाद शांति अचानक नहीं आई। यह धीरे धीरे आया, जैसे तूफान के बाद हल्की हवा आई हो। निशान अब भी थे, लेकिन अब उनसे दर्द नहीं होता था। हम बच गए। और अब हम जीते थे। हमने दीवारों को हल्के रंगों से रंगा। हमने पर्दे बदले, फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित किया। हम कोनों को किताबों, फूलदानों और मुस्कुराहटों से भर देते हैं। हमारे घर का पुनर्जन्म हुआ। अभी भी अतीत के खंडहरों पर, लेकिन मजबूत नींव के साथ। प्रत्येक स्थान एक कहानी बयां करता था, लेकिन साथ ही नई यादें भी संजोए हुए था। लूसिया फिर सपने देखने लगी।
वह अंशकालिक रूप से काम करते थे और अपना बाकी समय मटियास, अपनी पढ़ाई और अपने नेतृत्व वाले समूहों के साथ बिताते थे। वह अपनी उपाधियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के कारण एक उदाहरण बनी। मटियास का उत्कर्ष हुआ। शनिवार को मैं ड्राइंग कक्षाओं में जाता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह बिल्ली और कुत्तों के चित्र बनाता था और उनके नाम भी अजीब होते थे। उसके मित्र थे। वह उनका अपने घर में स्वागत करता था। वह अपना होमवर्क रसोईघर की मेज पर ही करता था। जोर से हंसे। कभी कभी मैं उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते हुए गुनगुनाते हुए सुनता था। वह एक स्वतंत्र बालक था। रोशनी। और यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि हम अच्छा काम कर रहे थे। मुझे भी अपना स्थान पुनः मिल गया। मैंने बुनाई, पढ़ाई और बगीचे की देखभाल फिर से शुरू कर दी। कभी कभी मैं गर्म चाय के साथ बरामदे में बैठ जाता और मटियास को दौड़ते हुए देखता, जबकि लूसिया पृष्ठभूमि में कपड़े टांगती रहती। ये दृश्य मेरे हृदय में गहरे स्नेह के साथ अंकित हो गए। वे महान क्षण नहीं थे, वे हमारे थे, और इतना ही काफी था। जब टॉमस हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला गया, तो ऐसा लगा जैसे घर के कोनों में सन्नाटा छा गया है। एक ऐसा सन्नाटा जो अभाव से भरा है, लेकिन साथ ही आशा से भी भरा है। धीरे धीरे लूसिया खुलने लगी, जिससे दर्द कम होने लगा, तथा आघात से उसके सीने में जो घाव हो गए थे, उन्हें भरने के लिए समय मिल गया। मैंने, एक दादी के रूप में और उसके संघर्ष की एक वफादार गवार के रूप में, अपने पोते की देखभाल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और उस दिनचर्या की बागडोर को मजबूती से थामे रखा जो अभी भी बहुत नाजुक थी। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत थी, उन छायाओं के विरुद्ध एक छोटी सी जीत जो हमें जकड़ने की कोशिश करती थीं। वह घर, जो कभी मौन संघर्षों और छुपे हुए विश्वासघात का स्थल था, धीरे धीरे पुनः एक घर बन गया, एक आरामदायक स्थान, जहाँ स्नेह वह अदृश्य गोंद बन गया जिसने हमारे टूटे हुए दिलों को एक साथ बांधे रखा। लड़के की शर्मीली मुस्कान, जो खेल और देखभाल के बीच धीरे धीरे खिलती जा रही थी, इस बात का जीता जागता सबूत थी कि पुनर्निर्माण संभव है। लूसिया को मुझमें एक स्थायी साथी, एक सुरक्षित आश्रय मिला जहां वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकती थी और अपनी ताकत को नवीनीकृत कर सकती थी। बेशक, कमजोरी के कुछ क्षण भी आए, रातों में चुपचाप आंसू भी आए, लेकिन इस शुष्क इलाके में मां और बेटी के बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। हमारी कहानी, जो दर्द से भरी थी, साहस, लचीलेपन और प्रेम से भरे गीतों के साथ फिर से लिखी जा रही थी। और इस प्रकार हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे, उस परिवार का पुनर्निर्माण करते रहे जो नष्ट हो गया प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे पोते की प्रतिदिन की उपस्थिति, हमारे बीच बढ़ती हुई घनिष्ठता, यह निश्चय की क्षति के बावजूद एक नई शुरुआत के लिए अभी भी जगह है।